कल हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। अगर हमको मान लो वेक्टर का कोई भी हिस्सा निकालना है तो उसके लिए हम कॉस यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। अगर अलोंग निकालते हैं तो कॉस होता है, परपेंडिकुलर निकालते हैं तो साइन होता है। ठीक है, उसके में छोटे छोटे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ वेक्टर्स जो भी मैंने शीट भेजी है ना, उस पर जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद से तुमको नहीं भी आए। ठीक है, फिर भी ट्राई करना एक बार। मैं वो जितने भी उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बाद। ये टॉपिक भी हो जाएगा ना तो मैं पूरी की पूरी शीट एक साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बाकी तुम एक बार ट्राई कर जाना उसको। ठीक है, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या सीखेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एडिशन हमने सीखा था, सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था, थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब ये हो गया कि जैसे कि एक हो जाता है मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय वेक्टर, ठीक है। और तीसरा भी होता है मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय वेक्टर। एक हो जाता है ये वाला होता है डॉट में आता है, ये आता है क्रॉस में। ये कैसे आता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, जरा इस चीज को समझना ध्यान से। मान लो कि हमारे पास ऐसे हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ऐसी बना हुई हमने, ठीक है। और ये हमने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। ऐसे। अब देखो ये हमारा मान लो बोला गया कि ये है एक ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर, ठीक है। ये लाइन को हटा दो एक बार। ये हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। यहाँ पे इसके बीच का ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। एंगल हमेशा पता ही है, टेल टू टेल देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे ए वेक्टर को और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब ए वेक्टर को और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो इसकी डायरेक्शन तो दोनों के अलग अलग है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या तरीका यूज करके रखा है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम ए का कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग बी, नहीं तो हम ए का कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग, एक मिनट, हमारे पास देखो तुम यहां से तो मेरा आवाज आ रही है, एक बार चेक करो ना अपना। बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? लूसी चेक करो कहीं तुम्हारा म्यूट तो नहीं है। हाँ सर, आ रही है। ओके, लूसी तुम चेक कर लो एक बार अपना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ए को हम एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग बी। अगर हम ए का कंपोनेंट अलोंग बी निकालते तो वो कैसा आएगा, देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एंगल 90 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर विच इज ए कॉस थीटा।
कि हमने सीख करके रखा है कि ए किसी की अलुंग अगर निकालते तो हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि बताओ इसके परपेंडिकुलर में क्या कंपोनेंट होगा, तो मैंने क्या किया, यहां से कैसे ड्रॉ कर दिया, तो ये ए का कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसको एक बात, ये ऐसा होगा, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए का कंपोनेंट अलोंग बी क्या होगा, तो आंसर है ए कॉस थीटा। मतलब कंपोनेंट मतलब ए का कितना इफेक्ट है बी के अलोंग, तो हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। ए का कितना इफेक्ट है बी के परपेंडिकुलर, ये बी का परपेंडिकुलर हो गया, तो हम बोलेंगे इसका कितना इफेक्ट है यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट होगा ए साइन थीटा। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी के साथ, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं मल्टीप्लाई करने के। हम ए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी के साथ, मतलब ए का कंपोनेंट ले लो बी के अलोंग मल्टीप्लाई कर दिया। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम ए साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी के साथ, और दोनों ही करते हैं हम फिजिक्स में, जब जिसकी जरूरत पड़ती है उसको करते हैं। इसको अगर हमने ए के ऐसा मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्लियर? ये भी एक तरह का ये भी वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये भी वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये यहाँ पे कॉस आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस डॉट में क्या छिपा हुआ है, इस डॉट में कॉस छिपा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें साइन छिपा हुआ है। ये दोनों तरह के मल्टीप्लीकेशन जो होते हैं वेक्टर में पढ़ते हैं। अब बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब कौन सा यूज करना है, तो इसका भी मैं तुमको आंसर बताता हूँ। तो एक बार उसके आंसर बताने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ना, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इस वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डॉट, क्योंकि यहाँ डॉट आ रहा है। इस तरह के वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जब हम ऐसा वेक्टर करते हैं, जैसे हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमको आंसर मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ए डॉट बी से हमको आंसर कैसा मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग एक और नाम देके रखे, स्केलर प्रोडक्ट। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसा होता है। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर कैसा मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर वेक्टर मिलता है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अब सवाल ये कि हमको चलो समझ में आ गई बात कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है कि हम एक वेक्टर जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो हम ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आंसर मिलता है, ये वाला प्रोसेस होता है। हम ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, हमको उससे एक आंसर मिलता है, ये वाला। ठीक है, हमको दो अलग अलग तरह के आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमको ऐसे बोलते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कब हम ये वाला करते हैं, कब हम ये वाला करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लो तुमने पढ़ के रखा है, एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल कुछ ऐसा होगा कि पहला एग्जांपल है, मान लो कि एक रॉड है मेरे पास, ठीक है। ये रॉड है और ये रॉड का एक, यहाँ मैंने रॉड को फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ फिक्स कर दिया। और यहाँ पे ना मैं रॉड को घुमा सकता हूँ, दूसरे एंड पे मैं रॉड को यहाँ पे, यहाँ से ऐसे भी घुमा सकता हूँ। जब मैं इसको घुमाऊंगा यहाँ पे,
जब मैं इसको घुमाऊंगा ना यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया, मान लो 2 न्यूटन, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है 2 मीटर। तो सबने पढ़ के रखा है कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के साथ, ठीक है। जब फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस के साथ तो हमें क्या मिलता है, उसे टॉर्क मिलता है, ये सबको पता है। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हमको देता है, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, किसी भी बॉडी को घुमाता है गोल गोल। हम किसी बॉडी को अगर गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर क्या लगा रहे हैं, हम टॉर्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि ये टॉर्क कितना लगा, ये एंगल कितना 90 डिग्री है। अब टॉर्क जो होती है ना, वो निकालने के लिए बोला गया, तो फोर्स कितना यहाँ पे 2 न्यूटन है तो 2 लिखा, इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है तो 2 मीटर लिखा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टॉर्क, फोर्स को, और ये डिस्टेंस, ये पोजीशन हो गया। वो फोर्स और पोजीशन कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हम उनके बीच के एंगल को भी देखेंगे। ये वाला एंगल, ये हमारा क्या हो गया, ऐसा मैं दिखाऊं अगर इसको, ये हमारा हो गया फिक्स एंड है, ये हमारा पोजीशन हो गया, और ये हमारा हो गया फोर्स, ठीक है। ये पोजीशन को मैंने थोड़ा अगर आगे पैरेलल एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर। ये आर हमारा कितना हो गया 2 मीटर हो गया। ये एंगल हमारा कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो हमसे पूछा गया फोर्स है और ये पोजीशन आर वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करके देखा तो 2 इंटू टू इंटू एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, साइन 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो गया 4, ठीक है। यूनिट लगा दो न्यूटन मीटर, कोई खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ऐसा है, रॉड है, मैंने फोर्स के काम करो, एक रॉड, कोई पेंसिल को पकड़ लो, पेंसिल को क्या करो, दोनों हाथ के बीच में पकड़ लो, दोनों उंगली के बीच में पकड़ लो, और पेंसिल को खींचो ऐसा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। फोर्स लगा दिया मैंने 2, डिस्टेंस है r इक्वल टू 2। एंगल कितना हो जाएगा इस r के बीच में और फोर्स के बीच में, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। पैरेलल हो गया ना। अगर पैरेलल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाएगा टॉर्क क्या होगा, तो 2 इंटू टू इंटू साइन थीटा के बदले में क्या लिखूंगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0। तो मैंने बोला 4 इंटू साइन 0 दैट इज 0। यहाँ पर जब एक काम करो, सब कोई पेंसिल ले लो और आपकी उंगली में फोर्स लगाओ, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, इस केस पे घूमता है कि नहीं घूमता, और ऐसा लगा करके देखो इस केस पे घूमता है कि नहीं घूमता। दोनों केस को जरा देखो ध्यान से। एक मिनट को मैं थोड़ा वीडियो चालू करके ना दिखाता हूँ।
चालू नहीं हो पा रही है तो मैं तुमको थोड़ा सा उससे तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि वीडियो चालू नहीं हो पा रही है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे कि अगर हमारे पास ये मान लो पेन है ऐसा, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, इस एंड पे ला करके पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ा, ठीक है, और मैं फोर्स जो है ना दो तरह से लगा रहा हूँ, ऐसा करके फोर्स, एक फोर्स मेरा ऐसा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल घूम रहा है, एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ से इक्वेशन निकाला तो वो आ रहा 4 आ रहा है, 4 अगर आ रहा है तो इसको घूमना चाहिए, घूम भी रहा है। अगर मैंने बाजू में जब फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, तो मैंने देखा कि फोर्स लगाया तो ये नहीं घूम रहा है, अगर नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, 0, और देखो आंसर 0 आ रहा है, घूम भी नहीं रही है, तो पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल है, नहीं घूम रही। तो मैंने इससे क्या बात कंक्लूड की कि अगर मैं यहाँ पे साइन वाला यूज करता हूँ तो आंसर आता है 4 और मैं घूमते हुए देखता हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ 0 डिग्री वाला साइन 0 लगाता हूँ तो घूमते हुए नहीं देखता। तो मैंने इस बात से ये कंक्लूड किया, एक मिनट, अभी देखो, अभी शायद फुल दिखा रहा है, देखो तो अभी इश्यू अगर आएगा तो देख लेते हैं, ठीक है हम लोग। अब मेरे पास क्या दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो अगर हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को निकालते अगर, तो ये आंसर आ रहा। अगर मान लो मैंने दूसरे तरीके से किया, देखो जरा सा यहाँ पे ध्यान से, मैंने इसके साथ क्या ट्राई किया था, साइन ट्राई किया, अगर मैं इसके साथ कॉस ट्राई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा जरा देखो। अगर मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं इसका कॉस ले लूं, ये 2 मीटर है, ये फोर्स ऐसे मैंने लगा दिया 2 न्यूटन, ये ऐसा है। अगर मैंने ये वाला ट्राई किया, कॉस वाला ट्राई किया, तो 2 इंटू 2 इंटू कॉस 90, ये कितना, कॉस 90 0 होता है तो आंसर 0 आ जाएगा। 2 इंटू 2, अगर ये ऐसा वाला केस लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू कॉस 0, ये 1 हो जाएगा। मतलब ये वाला अगर मैं कॉस वाला लूँ ना अगर, तो टॉर्क के लिए, तो मतलब अगर मैं ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर मैं कॉस वाला लेता हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ तो देखता हूँ ये घूम रहा है, मतलब थ्योरी में आंसर 0 आ रहा है और प्रैक्टिकल में आंसर घूम रहा है। ये वाले केस में हमारी थ्योरी और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल मैच नहीं कर रहे, तो हम टॉर्क के लिए जब टॉर्क निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एफ, या इसको बेटर लिखते हैं हम लोग आर क्रॉस एफ लिखते हैं, क्या हम लोग उसको एफ आर साइन थीटा लिखते हैं, ना कि हम लोग एफ आर कॉस थीटा लिखते हैं। क्योंकि जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूले की थ्योरी और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, बिल्कुल से मैच करता है, इसलिए हम एफ आर साइन थीटा यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क फोर्स से बना होता है और डिस्प्लेसमेंट से बना होता है। तो जब हम वर्क की बात करें, हमने धक्का दिया किसी चीज को, ऐसा हमने अगर फोर्स अप्लाई किया 2, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2। अगर हमने बोला कि हम यहाँ पे वर्क के लिए यूज कर ले 2 इंटू 2
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल है। अगर हमने यहाँ पे साइन 0 लिख दिया ये वाले फॉर्मूले से तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 cos 0 लिखा तो आंसर 4 आ जाएगा। और हम देखते हैं कि अगर हम साइन 0 लेते हैं, बॉडी डिस्प्लेस हुई, बॉडी आगे बढ़ी और हम देख रहे हैं वर्क हुआ एक्सपेरिमेंटली। लेकिन अगर हम ये वाली थ्योरी यूज करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। दैट मींस दिस थ्योरी इज रॉन्ग। हम फिजिक्स में याद रखना उसी थ्योरी को फॉलो करते हैं जो कि हमारे आने आजू बाजू वाले फिनोमिना को, एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है वर्क हुआ है और हमारी थ्योरी दिखाती है वर्क नहीं हुआ तो ये गलत हो गया। हमने ये वाला चूज किया, इसमें देखते हैं हमारा कि वर्क हुआ है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं, थ्योरी कहती है वर्क हुआ है, प्रैक्टिकल भी दिखा रहा है कि वर्क हुआ है, तो हम ये वाले फिनोमेना को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को हमेशा कि हम किसको यूज करते हैं, साइन को यूज करते हैं कि कॉस को यूज करते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट में और हमारी थ्योरी में दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, इससे हमने जब टॉर्क निकाला तो हमने कौन सा वाला यूज किया, ये वाला। जब हमने वर्क निकाला तो हमने कौन सा वाला यूज किया, कॉस वाला। इसमें क्या यूज करते हैं, क्रॉस वाला, इसमें क्या यूज करते हैं, डॉट वाला। अब टॉर्क बना है फोर्स से और पोजीशन से, टॉर्क बना है फोर्स और पोजीशन से, और देखा गया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वर्क भी जो होता है एक वेक्टर, वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमने ये देखा कि फिजिक्स में जितने भी हम करते हैं, जिसमें भी कॉस यूज करते हैं ना, उसमें जितने भी आंसर आते हैं वो सबके सब स्केलर होते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया। और जिसमें भी हमने क्रॉस यूज किया है, ठीक है, साइन वाला यूज किया है, उससे सबसे जो आंसर आते हैं ना वो वेक्टर आते हैं। इसलिए जब हम कॉस वाला यूज करते हैं उससे आंसर जो होता है स्केलर आता है, इसलिए उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब क्रॉस यूज करते हैं तो उससे आंसर आता है वेक्टर, इसलिए इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई कि डॉट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉट कब होता है जब बीच पे, जब साथ में कॉस आता है। क्रॉस कब होता है, जब साथ में साइन आता है। और जब हम डॉट यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। जब हम क्रॉस यूज करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। और हमको किसमें हमको डॉट मिलेगा, किसमें किससे कौन सी क्वांटिटी डॉट से आएगी, कौन सी क्वांटिटी क्रॉस से आएगी, इसके लिए हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिकॉज मुश्किल से पूरे 11th और 12th में 10 से 12 क्वांटिटी होती हैं जो कि हमको याद करनी होती हैं, जो एक कुछ